हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हम लगभग 200 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड की जियोग्राफी से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे विश्व की जनजातियाँ, विश्व की झीलें, विश्व के ज्वालामुखी, विश्व के रेगिस्तान, विश्व की स्थानीय पवनें। ये सब मैंने वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दी हैं। अगर किसी ने ना देखी हो तो जाके वो चैनल की प्लेलिस्ट में देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज चलेगी और इसमें मैं लगभग आपको 800 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। एकदम बेसिक लेवल से एकदम अपर लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इजी क्वेश्चन होंगे और कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे भी मैंने कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं। एकदम हाई लेवल का प्रैक्टिस सेट बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर किसी ने वो टॉपिक ना देखा हो तो जाके देख ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। एनसीईआरटी। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पिक किए हुए हैं मैंने। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोथनीज। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अगेन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एरिस्टोथनीज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो कार्ल ग्रेटर, ऑप्शन नंबर ए, जो ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, और कई क्वेश्चन अगर इसमें प्रैक्टिस सेट में अगर बाई चांस कहीं एक आधी जगह प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो उस क्वेश्चन को मैं तुरंत क्लियर कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पीडीएफ क्रिएट करने में कई बार ऑप्शन एक आधा इधर उधर कट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उसकी टेंशन ना लें, आपका आंसर एक आधी जगह ही कटा हुआ होगा, बट मैं वो क्वेश्चन आपको तुरंत क्लियर कराऊंगा ताकि कोई डाउट ना रहे आपके माइंड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, एच बेरोज। क्वेश्चन नंबर 5। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसल को। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था बारेनियस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे कि इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, ये 7वां नंबर है ना, तो ये सौर मंडल लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो सौर मंडल के बारे में विश्व में के समक्ष जानकारी प्रस्तुत का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपरनिकस। मैन इस क्वेश्चन को समझने की सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इसमें ये पूछा जा रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये कॉपरनिकस आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सौर मंडल लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आगे पुट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप टेंशन ना लें। मेन पर्पज़ यही है कि इसमें ये बताया गया कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। ये आगे क्वेश्चन आएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था? तो ये कणाद ने कहा था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये 8 ग्रह हैं। तो आगे देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किया था। ठीक है फ्रेंड, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। ये देखिए क्वेश्चन आ गया। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले ही ऊपर ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सूर्य को। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य के से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सिंपल वे में इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को एक बार मैं समझा देता हूँ। इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी है या फिर कोई ग्रह है, जब सूर्य के सबसे निकट होंगे तो उसको तो कहेंगे अपसौर। ठीक है फ्रेंड्स, और सूर्य से अगर अधिक दूरी पर होंगे तो उसको कहेंगे अपसौर। तो यही बताया गया क्वेश्चन नंबर 16 में, सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो कहेंगे अपसौर। ठीक फ्रेंड्स, उपसौर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ये 89 हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या ये 4 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा भी कहते हैं।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो ये वरुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स। 24 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है निकट? तो ये बुध हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो ये बुध आंसर हो जाएगा। बुध सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो ये 88 दिन, 88। ठीक है फ्रेंड्स। सौरमंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो ये बुध हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो ये शुक्र है। ठीक है फ्रेंड्स। 29 नंबर, दो ग्रह बताने हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 30 नंबर पर, किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो ये शुक्र ग्रह की करते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में। ठीक है फ्रेंड्स। ये उपसौर अभी बताया था ना पीछे, जब पृथ्वी सूर्य से अगर ज़्यादा दूर होगी तो उसको कहेंगे अपसौर, और यहाँ पूछिए अपसौर यानी कि पास की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जनवरी के महीने में सूर्य पृथ्वी के बहुत ही पास होती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का किसने प्रयोग किया था? तो ये किया था सुवेश ने। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, एक सियाल, दूसरा निफे, फिर सीमा। ठीक फ्रेंड्स, उनकी बात हो रही है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा पाया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये निफे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 35वां क्वेश्चन, भूपृष्ठ किस परत में कोबाल्ट और चट्टानों की आवश्यकता होती है? तो सीमा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो भूकंप विज्ञान। आगे 37 नंबर, पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68%। ठीक फ्रेंड्स। 38 नंबर, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ये 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 39 नंबर, पृथ्वी की भूतल पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी की ये हो गया था ना, एल्यूमिनियम इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में ना होता तो अगर ऑक्सीजन होता तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर एल्यूमिनियम का नंबर आता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 40 नंबर, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पर ही मतलब इतनी ज़मीन रहने योग्य है, बाकी पर सारा पानी है। आपको देख लेना, 100 में से इसको घटा लेना तो पानी की वैल्यू आ जाएगी 71 पॉइंट कुछ पे पानी है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहे से। चलते हैं 42 नंबर पर, देखिए पृथ्वी के 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे सीमा कहते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है, देशांतरों की संख्या 360 है। ठीक है फ्रेंड्स। 45 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के निकट सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो जायरे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 48 नंबर पर, ग्रीनविच किस देश में है? तो ये यूके में है। 49 नंबर, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों में स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ये 1854 में किया गया था। अब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, पूछे तो ये सारे ही क्वेश्चन गए हैं फ्रेंड्स। मैंने एक एक क्वेश्चन जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ से पिक किया हुआ, उठाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग पर आबादी शैलों से ढका हुआ है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 75 हो जाएगा। 52 का कोयला
किस चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 53 में का परतदार चट्टानों में। अब चलते हैं 54 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। 55 नंबर देखते हैं, कायांतरित शैल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर संगमरमर एक कायांतरित शैल है। आगे देखते हैं 56 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कहाँ है? तो ये नेपाल में है और ये माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ा है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। अगर किसी को ने ना वीडियो देखी हो तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देखना। ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ टोटल एक एक टॉपिक क्लियर कराया हुआ है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो ये किलायू है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर में है। मैं ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा था, कई बार पीडीएफ बनाने क्रिएट करने के चक्कर में एक आधा ऑप्शन कट जाता है। ठीक है फ्रेंड, जल्दीबाजी में। तो ये क्वेश्चन आप टेंशन मत लें, आंसर मैंने बता दिया। कोटोपैक्सी स्थित है तो ये इक्वाडोर में है और ये क्वेश्चन मैंने आगे क्लियर कर दूंगा अभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को डाउट है फिर भी तो। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो ये 78% है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है फ्रेंड्स, वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो जलवाष्प है। लोयस पठार स्थित है तो ये चीन में है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये 97। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग हमारी 29 किलोमीटर की ऊंचाई में कवर हो जाता है पृथ्वी का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 65 नंबर पे, 66 नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल की जितनी परतें हैं उनको याद करने की मैं ट्रिक लाने वाला हूँ 1-2 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, सुबह मिल जाए, सुबह यानी कि 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी ट्रिक। तो ये एक बात और बता दूं, जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती है ना, जैसे बादल गरजना, बारिश वगैरह होना, सब कुछ मौसम से संबंधित है तो वो क्षोभ मंडल में होता है। आगे देखते हैं सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं ना, यूवी रेज, तो ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांत क्या कहते हैं, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के। ठीक है फ्रेंड्स, 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ है? तो ये देखो क्वेश्चन आ गया है। ठीक है फ्रेंड, ये आई थिंक 59 नंबर क्वेश्चन था। ये 59 नंबर क्वेश्चन था ना, मैंने कहा था ना आगे क्लियर कर दूंगा, तो ये यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वाडोर में है। अगेन चलते हैं आगे, फर्दर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक बलित पर्वत है? तो हिमालय एक बलित पर्वत है। पठारी क्षेत्र 72 नंबर, पठारी क्षेत्र में विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो ये बताना कि जो पहाड़ों पर जनसंख्या रहती है वो विश्व में 9% रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 100 में से 9 बंदे पहाड़ों पर रहते हैं। भूकंप की धारिता तरंगें होती हैं तो एल तरंगे। नवीनतम पर्वतमाला है तो यूराल पर्वतमाला नवीनतम है। 75 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भू त्रसदी में हुई थी? तो टैथिस। 20वें ज्वालामुखी इटली में है। ठीक फ्रेंड्स, इटली का एक और ज्वालामुखी प्रसिद्ध है स्ट्राम्बोली, और उसको भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वैसे हम आगे क्वेश्चन ये देखेंगे आने वाले टेस्ट सीरीज में। माउंट एयरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में है। 78 में का ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की किस सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी की सबसे दूर वायुमंडलीय परत बतानी है तो ये आयन मंडल। रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से प्रवर्तित होती हैं? तो ये आयन मंडल से होती हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये आयन मंडल में होते हैं।
देखो मौसम संबंधी घटनाएं सारी होती हैं क्षोभ मंडल में, और जो ये वायुयान जहाज वगैरह उड़ते हैं ये उड़ते हैं समताप मंडल में, और जो ये रेडियो तरंगे और क्या कहते हैं सैटेलाइट वगैरह लटकते रहते हैं ना, तो ये होते हैं आयन मंडल में। ठीक है फ्रेंड, इतना याद रखना। आगे चलते हैं 82 नंबर पर। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो ये क्षोभ मंडल में रहता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 83 नंबर। सामान्य वायु दाब कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, याद कर लेना। सामान्य वायु दाब होता है समुद्र तल पर। ठीक फ्रेंड्स, समुद्री सतह पर या समुद्र तल पर। इसका ऑप्शन नंबर सी है जो खट गया है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 83 का, समुद्र तल पर। 84 नंबर पर चलते हैं। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो वायु दाब होता है ना, उसका पारा एकदम नीचे गिर जाए, उसकी जो सुई होती है मीटर की, अगर वो तुरंत नीचे गिर जाए एकदम अचानक से, तो तूफान आने के संकेत होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो वायु दाब की जो सुई है ना, अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े तो मौसम साफ होने के संकेत होते हैं, और एकदम तेज़ी से ऊपर बढ़ जाए तो बारिश आने के संकेत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों बता दिए, समझ गए होंगे। अगेन नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर। रसायन वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल के नाम मंडल का एक भाग है? ठीक फ्रेंड, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ये ओजोन मंडल। ठीक है फ्रेंड, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो ये व्यापारिक पवनें होती हैं। ये सब मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड करा रखा है। विश्व की व्यापारिक पवनें, स्थानीय पवनें, सब कुछ टोटल, आप बस जाके देखना चैनल की प्लेलिस्ट में। हवाई जहाज प्राय कहाँ उड़ते हैं? तो ये मैं सब आपको अभी बता दिया। समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज, वायुयान वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो अंडाकार होती है। ठीक है फ्रेंड, ये चक्रवात की वीडियो मैंने आपको बना के प्रोवाइड करा रखी है। आगे चलते हैं 90 नंबर पे। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो चक्रवात की आँख कहलाता है, यानी कि चक्षु। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो उसे पक्षाव मेघ कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा ये मासिनराम में होती है, मेघालय में। विश्व में सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो ये आटाकामा का चिली मरुस्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चिली का मरुस्थल है आटाकामा, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। सबसे शुष्क जगह है ये, चिली का मरुस्थल है आटाकामा। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये सुपीरियर लेक हो जाएगी। 95 नंबर। किस वायुमंडल परत में मौसम परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि मौसम की जितनी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। 96 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो ये बैकाल लेक है। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजल जलप्रपात है। न्याग्रा जलप्रपात ये यूएसए में। पृथ्वी की सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो ये डेड सी है, मृत सागर। रेगिस्तान में बादल अपक्षय होकर क्यों नहीं बरस पाते? मतलब रेगिस्तान में बादल खुलकर क्यों नहीं बरसते? तो ये कम आर्द्रता के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूएसए हो जाएगा। आगे चलते हैं 102 नंबर पर। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा लवणीय झील बतानी है, सैलिनिटी। तो ये वान लेक में हो जाएगी, 338% है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, तो ये टिटिकाका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कई बार ऐसे बना कि ये टिटिकाका है जो किन देशों के बीच की सीमा पर है? तो जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और कई बार क्वेश्चन ये बनाया कि हनीमून लेक किसको कहते हैं? तो टिटिकाका लेक को हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर हो जाएगी। अरल सागर झील किस देश में है? तो ये कजाकिस्तान में है। आगे चलते हैं, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों का देश कहते हैं? तो फिनलैंड को। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बना है कि हजार झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? तो फिनलैंड को। आगे चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन पर।
विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो ये वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? तो करौनी नदी पर है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जायरे नदी पर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये जैर लिखा हुआ है, ये जैरे ही ठीक है। ठीक है, जैरे नहीं है, ये जैर ही ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैर नदी। सुएज नहर का निर्माण 1854 में हुआ था। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो कील नहर है। ठीक फ्रेंड, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। याद रखना, कील उत्तरी बाल्टी में, तो उत्तरी से बनेगा उत्तरी सागर, बाल्टी का मतलब होता है बाल्टिक सागर। ठीक फ्रेंड्स, कील उत्तरी बाल्टी में। क्रान नहर किस देश में है? तो ये थाईलैंड में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 114 नंबर पर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी है? तो ये सुएज नहर को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से आना जाना लगा ही रहता है जहाज़ों का, देखा होगा आपने। 115 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? तो आर्मेनिया की। इन जितने ये देश वगैरह हैं जो जिससे लगते हैं, इनकी भी मैं ट्रिक लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये विक्टोरिया लेक है, जहाँ से नील नदी निकलती है। ठीक फ्रेंड्स, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की वॉन लेक? तो ये तुर्की में है। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर का निर्माण कार्य हुआ था 1869 में, ये चालू हो गई थी बनकर। 120 नंबर देखते हैं, किस महाद्वीप को सुएज महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो सब कुछ सफ़ेद दिखता है वहाँ पर। 121 नंबर, किस महाद्वीप को प्राय द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप। 122 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? तो एशिया को। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। कई बार क्वेश्चन ये बना है कि ऑस्ट्रेलिया की क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये बना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी भेड़ें हैं कि उनसे जो ऊन प्राप्त होता है ना, तो पूरी पृथ्वी को 2 बार लपेटा जा सकता है उस ऊन से, इतनी ज़्यादा ऊन होती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन थोड़ा डीप में एग्जामिनर ने 1-2 बार क्वेश्चन बनाया है। तो क्वेश्चन ये बना था कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालते हैं ना, जो जो लड़के वगैरह होते हैं, जैसे अपने इंडिया में तो उनको गड़ेरिया वगैरह कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनको जकारू कहते हैं। कि जो भेड़ वगैरह पालते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जकारू कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो भेड़ों के झुंडों के साथ एक आध आदमी चलता है ना, तो उसको जगारू कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कई बार क्वेश्चन बना है। अगर डीप में एग्जामिनर जाएगा तो इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। ये मैंने आपको पीसीएस लेवल तक का बता दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीसीएस लेवल में कई बार बना भी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ों के साथ झुंड के साथ जो लड़के चलते हैं ना, भेड़ पालने वालों को क्या कहते हैं? तो उनको जकारू कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ भी है, वो हम आगे देखेंगे। प्रति चक्रवात की आकृति समानता होती है? तो ये गोलाकार होती है। अब चलते हैं 126 नंबर के ऊपर। ये देखिए, लोयस का पठार है, तो ये पवनकृत है। अब देखते हैं विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो ये 90%। ठीक फ्रेंड्स, 90% मैदानों में निवास करता है। और ऊपर क्वेश्चन हमने देखा था कि पहाड़ों पर कितना करता है? तो ओनली 9%। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, तो ये दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं है? तो ये कंबोडिया में नहीं है। आगे चलते हैं, स्थलमंडल का कुल कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? तो ये 33% है। ठीक फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी के पूरे दुनिया में 33% भाग पर पठार है। 131 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो ये क्षोभमंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी। 132 नंबर देखते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण होते हैं? तो क्षोभमंडल में मैंने पहले ही बता दिया है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी वो क्षोभमंडल में होंगी। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो खनिज तेल। 135 नंबर, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो आल्प्स। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय अपने इंडिया वगैरह की में फैली हुई है, रोकी ये अमेरिका की है। ठीक है फ्रेंड्स, आल्प्स हो जाएगा।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो ये प्रशांत महासागर है। 137 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर। ठीक फ्रेंड, 138 नंबर पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल तो ये मंगोलिया का गोबी मरुस्थल हो जाएगा। आगे देखते हैं अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के किस देश में है? तो ये मैंने बता दिया, ऊपरी चिली में है ये। ठीक फ्रेंड्स, सीप का निर्माण होता है पवनों से। ड्रमलिन क्या है? तो ये अंडाकार पर्वत है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्रों में। ठीक फ्रेंड, विश्व का सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 144 नंबर पर चलते हैं। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है तो ये अटाकामा हो जाएगा, चिली का। ऊपर बता दिया मैंने पहले ही आपको। विश्व का मरुस्थल बहीन महाद्वीप है तो ये यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। ठीक फ्रेंड, यूरोप में कोई रेगिस्तान वगैरह नहीं है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के। सारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। मरुद्वीप किससे संबंधित है? ये रेगिस्तान से है। ठीक फ्रेंड्स, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल है, अभी ये भी बताया आपको। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो ये अपना थार मरुस्थल हो जाएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो ये मंगोलिया में है। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में है? तो ये पेरू में है। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होती है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा पूरा, यू अक्षर की तरह होती है। बी आकार की घाटियाँ नदियाँ बनाती हैं। 155 नंबर, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? तो ये मैलागासी। ठीक फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है तो इंडोनेशिया। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है तो ये अंटार्कटिका के ऊपर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो ये अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 161 नंबर देखते हैं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ सांप वगैरह कैसे जिंदा रह सकते हैं? सांप होते हैं कोल्ड ब्लड, नहीं वार्म ब्लड होते हैं, गर्म खून वाले। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ तो सब ठंडा ही है। संसार की सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो संभावनीय वर्षा के रूप में होती है। 163 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सालों वर्षा होती है? किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक फ्रेंड्स, 164 नंबर देखते हैं। विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो ये अफ्रीका को कहते हैं, यहाँ पठार ज़्यादा है, उबड़ खाबड़ है। 166 नंबर देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो विवाद है वो कौन से द्वीप को लेकर है? तो कच्चा तीवू द्वीप को लेकर है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 167 नंबर, 167, निम्नलिखित में से कौन सी घुली हुई चट्टानों के निष्पेक्षित होने से बना है? ठीक फ्रेंड्स, कौन निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निष्पेक्षित होने से बना है? तो ये हो जाएगा स्टैग्लेमाइट। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 167 में का। 168 नंबर चलते हैं। विश्व में शीत मरुस्थलों को अन्य नाम से जाना जाता है तो टुंड्रा। ठीक फ्रेंड, टुंड्रा प्रदेश को ठंडे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दस्त ए कादिर मरुस्थल किस देश में है? तो ईरान में है। पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर की। किस सागर का कोई तट नहीं है? तो सारगैसो सागर। ये यूपी पीसीएस में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा गया कि ये सारगैसो सागर कौन से महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक फ्रेंड्स, अगर एग्जामिनर थोड़ा और डीप जाए तो क्वेश्चन ये बना है कि क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ऐसे बना था कि ऐसा कौन, मतलब क्या कहते हैं, जो समुद्री वनस्पति है ना वो सबसे ज़्यादा कौन से सागर में पाई जाती है? तो सारगैसो सागर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बना था।
अगर एग्जामिनर थोड़ा और डीप जाए ना तो कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि सारगासे सागर को सबसे पहले किसने देखा था, तो पुर्तगालियों ने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, पुर्तगालियों ने इसकी खोज की थी और इसका कोई तट नहीं है। ये सब अटलांटिक महासागर के बीच मतलब बहुत सारी घास ही पड़ी रहती है, उसके ऊपर उसका ऊपर ये सागर है। ठीक फ्रेंड्स, वो वनस्पति है, समुद्री वनस्पति, और इसको पुर्तगालियों ने खोजा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। वैसे एग्जामिनर इतनी डीप जाएगा नहीं, बाकी मैंने आपको डीप में बता दिया कि इसको पुर्तगालियों ने खोजा था और इसका कोई सागर का अंत नहीं है, कोई किनारा नहीं है, और सबसे ज़्यादा समुद्री वनस्पति इसी सागर में मिलती है। अगर आपको फिर भी देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं, देखना। अंग्रेज इस पर लौटते रहते हैं, इतनी लेट के फ़ोटो वगैरह खिंचवाते रहते हैं, इतनी सागरीय वनस्पति है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर ये स्लाइड में कट गया है, वैसे आप क्लियर कर लीजिए। सबसे बड़ा महासागर है तो प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 174 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी को इंग्लिश में कहते हैं जल संधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिंदी में लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी में जल संयोजी, इसको जल संधि भी कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन बना है। ठीक है फ्रेंड्स, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है कौन सी जल संधि है, तो जिब्राल्टर जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो ये डेविस जल संधि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 176 नंबर। विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। देख लो फ्रेंड्स, मैंने हर वो टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक एक करके अपने हाथों से पिक किया हुआ है पेपरों से। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहते हैं, तो ये एल नीनो की जलधारा। ठीक है फ्रेंड्स, गहरा गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं, तो ये क्यूराइल जलधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, और सुनामी शब्द जापान से आया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, इस बात को भी याद रखना, कई बार एग्जाम में बना है। किस सागर का कोई तट नहीं है, ये तो मैंने करा दिया। ठीक फ्रेंड्स, 179 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीत जलधारा है, तो हमबोल्ट की धारा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 180 नंबर पर चलते हैं। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, तो ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक फ्रेंड्स, नमक, NaCl बोलते हैं इसको। समुद्री जल में लवणता कितनी होती है, तो 35% सैलिनिटी होती है। 182 नंबर, कौन सी गर्म जलधारा है, तो ब्राज़ील की जलधारा। ठीक फ्रेंड्स, रैनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो ये अटलांटिक महासागर की। प्रवाल क्या है, एक समुद्री जीव है। ठीक फ्रेंड, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के समीप है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है, तो ये राइन नदी है, इसको यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी बोलते हैं और जीवन रेखा कहलाती है यूरोप की। ठीक फ्रेंड्स, बहुत व्यापार होता है। तो अब देखते हैं 187 नंबर। सीन नदी कहाँ बहती है, तो फ्रांस। ठीक फ्रेंड्स, फ्रांस में बहती है। तो ऐसे याद रखना, फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस, पेरिस में वो आईफल टावर है, तो उसका सीन देखने जाते हैं ना, ऐसे याद रखना, आईफल टावर का जो हम सीन देखने जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, पेरिस सीन नदी के किनारे है, तो याद रखना। नील नदी कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है। 189 नंबर, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं, तो हांगो नदी को। अब गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। 191 नंबर, विश्व की सबसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चौड़ी की जगह ना यहाँ लंबी करना है, ये मिस प्रिंट हो गया है। 151 नंबर का, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो नील नदी है। ठीक फ्रेंड्स, इसको करेक्ट करेंगे, ये मिस प्रिंट है, यहाँ लंबी आना था। ठीक फ्रेंड्स, सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब 192 नंबर देखते हैं। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी ये अमेजोन नदी है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये अमेजोन नदी है। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं, तो इराक में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। और ये वोल्गा नदी के ऊपर जो 5-6 राजधानियाँ हैं यूरोप की, वो बसी हुई हैं, जैसे वियना, बुडापेस्ट, और क्या कहते हैं, वोल्गा,
वोल्गा नदी के किनारे 4-5 राजधानियाँ हैं। एक तो होगी वियना, बुडापेस्ट, और क्या कहते हैं, एक दो और हैं फ्रेंड्स, अभी याद नहीं आ रही हैं, पर याद रखना। और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रंगवेन उसकी है, और ये कजाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स। पेरिस देखो आ गया ना। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे। पेरिस में आईफल टावर है, हम उसका सीन देखने जाते हैं, ऐसे याद रखना। एक देखो ये आ गया ना वियना, अभी जो बताया, वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये डैन्यूब नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, शायद मैंने आपको गलत बता दिया यहाँ, ये था ना ऊपर। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये फ्रेंड्स इसको करेक्ट करेंगे। हाँ, ये गिरती तो कैस्पियन सागर में ही है, बट ये वोल्गा की जगह ना डैन्यूब नदी आना था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इस नदी की बात कर रहा था, ये डैन्यूब नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। हो जाता है फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में, इतने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हैं, इतने सारे क्वेश्चन माइंड में भरे हुए हैं। तो रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, ये रोम इटली की राजधानी है। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जैसे ये टाइगर है ना, तो समझ लो ये टाइगर लिखा हुआ है। टाइगर को देख के ना हमारा रोम रोम कांपने लगता है, तो ऐसे याद रखना। टाइगर को देख के हमारा रोम रोम कांपने लगता है। और ये टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। रोम इटली की राजधानी है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्ब नदी के किनारे स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये खार्तून हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, खार्तून शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, एंड लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। और ये थोड़ी चित्रकारी मैंने बनाई है आपके लिए, तो देखो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक करना अलग से। ठीक है फ्रेंड्स, आर्ट के लिए। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, इसमें हमने 200 क्वेश्चन लगाए। तो आने वाला प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आपको मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए ना मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट करा दूँ, एक जियोग्राफी का, एक कंप्यूटर का, एक हिस्ट्री से, एक क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे तैयार करके रखे हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ये हमारे 200 क्वेश्चन हो गए थे ना, अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी ना तो 200 से आगे ही कराऊंगा मैं, 201 से। ठीक फ्रेंड्स, 201 नंबर से स्टार्ट करूंगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कमेंट की है कि मैं आपको 800 प्लस ही क्वेश्चन कराऊंगा जियोग्राफी के, और एकदम हाई लेवल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।